नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज मैं बताऊंगा डायबिटीज़ जो लाइलाज नहीं है, डायबिटीज़ का पूर्णतः इलाज है और मैं होम्योपैथिक के माध्यम से इस पर पूर्णतः काबू पाता हूँ। आपको भी बताऊंगा, आप भी इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। आइए जानते हैं डायबिटीज कैसे होता है, क्या क्रिया है, ये क्यों होता है, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए, अगर हो गया है तो किस तरह से रहन सहन में परिवर्तन लाना चाहिए और किस दवा को लेने से यह पूर्णतः ठीक हो जाएगी, ये आपको मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। तो आइए डॉक्टर रमेश झा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज जानिए डायबिटीज का इलाज और उपाय। डायबिटीज क्या है इसको समझ लें। डायबिटीज मधुमेह चयापचय की उस क्रिया को कहते हैं और उस क्रिया चयापचय की वह क्रिया है, उस क्रिया को भंग कर देता है जिस क्रिया के द्वारा शरीर को भोजन पहुंचता है, उसी क्रिया को डायबिटीज में भंग कर दिया जाता है। ये जो चयापचय की क्रिया है यही कार्य बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संपूर्ण शरीर में जितने भी सेल हैं वो सबको भोजन नहीं मिलता है। आपको अगर भोजन बंद कर दिया जाए तो कितना दिन जीवित रहेंगे, क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। आपकी सेल की वही दुर्गति होती है डायबिटीज में, आपके सेल को भोजन नहीं मिलता है। सब कुछ होते हुए, आपके शरीर में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था होते हुए आपके सेल को नहीं पहुंच पाता है। वह जो क्रिया है वह भंग हो जाती है, रुक जाती है, शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो भोजन बनाता है हमारा शरीर का पार्ट, उस सेल को देने के लिए वह पेशाब के माध्यम से गिरना शुरू हो जाता है, जिसको कि मैं डायबिटीज के रूप में जानता हूं। और यह क्रिया शरीर के लिए कितनी उपयोगी है हम आप समझ सकते हैं। इस मधुमेह में यही चयापचय की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, भंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है, शिथिल करता है और शरीर को भोजन नहीं मिलता है। इसी क्रिया को हम मधुमेह या डायबिटीज या अन्य नाम जैसे मूत्रमेह, कई नाम से जाना जाता है, शुगर, चीनी, बहुत सारा नाम है इसका। इन सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं। तो इस क्रिया को कैसे व्यवस्थित रखें, खान पान में कैसे व्यवस्थित करें, कैसे यह ठीक होगा, आइए आगे मैं इसकी जानकारी दूंगा। यह मुख्यतः दो तरह का होता है, एक है बहुमूत्र रोग और दूसरा है मूत्रमेह। बहुमूत्र रोग को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं और मूत्रमेह को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। दो क्रिया है। आज मैं मुख्य रूप से आप लोगों को बताऊंगा जो कि क्रिया बहुत ही शरीर के लिए घातक है, जिसको हम बहुमूत्र कहते हैं। मूत्रमेह उतना घातक नहीं है जितना बहुमूत्र घातक है, और इसी से लोग परेशान होकर इतनी परेशान हो जाते हैं जो आगे भविष्य में उनका जीवन अंत की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना घातक रोग है यह। लेकिन यह लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको रहना पड़ेगा, खान पान पर व्यवस्थित रहना पड़ेगा, और जो मैं दवा बताऊंगा उसको लेने से आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इसके लक्षण पहचानते हैं कैसे, इसे कैसे होता है, कैसे जाने जी अब बीमारी हो गई मुझे। कुछ लक्षण है जिस लक्षण से भी आप अपने आप को या पकड़ सकते हैं कि मुझे यह बीमारी की उत्पत्ति हो। आप जाके जांच करा लें, पता लग जाएगा।
तो मुख्य रूप से ये बहुमूत्र रोग में क्या होता है, पेशाब ज्यादा होता है। पहला कारण है पेशाब ज्यादा होना, जिसमें शुगर, यूरिक एसिड, एल्बुमिन या बदबू भी अधिक रहती है। ये सब रहने के कारण ही बदबू हो जाती है। और शरीर में पोषण कमना शुरू हो जाता है, शरीर शीर्ण होना शुरू हो जाता है नीचे की ओर, मतलब जैसा आपका शरीर बुलंद था वो कमजोरी आना शुरू हो जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कठिन होता है और एक सहज रोग होता है। तो पहला अवस्था में, सहजता की अवस्था में अगर आप इलाज करा लेते हैं तो आप तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं, 100% गारंटी लेता हूं आप ठीक होंगे। जब यह रोग कठिनता की ओर बढ़ जाता है तो परेशानी का सबब हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पेशाब ज्यादा होगा, उसमें बदबू रहेगी, उसमें विभिन्न तरह का मिलावट रहेगा पेशाब में, शरीर कमजोर होता जाएगा, मुंह सूखेगा, प्यास लगेगा, हर समय प्यासा महसूस होगा क्योंकि पेशाब इतना होगा जो प्यास, पानी कमी होगी, प्यास लगेगा, भूख ज्यादा लगेगी, लेकिन पेशाब में चींटी भी लगेगी। तो समझ जाए कि मुझे, और शरीर में दर्द होगा, ये भी लक्षण है, बाल झड़ेगा, ये भी लक्षण है, हाथ पैर में जलन होगा, शरीर में भी जलन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कंस्टिपेशन होगा, गैस बनेगा तो कमर में भी दर्द होगा, हो सकता है पैखाना आपका कब्ज हो जाए, सूखा हो जाए। ये सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद जब यह रोग कठिनता की ओर बढ़ता है उस समय क्या होता है, ये सारे क्रिया जो शरीर को भोजन पहुंचाने वाली क्रिया है वह क्रिया शिथिल हो जाती है और जितना भी सेल है शरीर का वो सब मरणशील अवस्था में जाके मरना शुरू हो जाता है, भंग होना शुरू हो जाता है और वह शरण पैदा करके फोड़ा के रूप में, कार्बंकल घाव के रूप में शरीर में विभिन्न जगह निकलना शुरू हो जाता है। उस परिस्थिति में जब इलाज में लोग जाते हैं तो एंटीबायोटिक दवा से उसको दबाया जाता है, लेकिन जो शरीर में शरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, भोजन के अभाव में उसका मृत्यु हो गया है जिस सेल का, उसको कितना निकाल सकते हैं। रोग वहां कठिनता की स्थिति में पहुंच जाता है और बीमारी की सहजता नहीं होती है। उस समय क्या होता है, शरीर के सेल मरकर भीतर से शरण पैदा कर चुके होते हैं और आप परेशानी के दौर में प्रवेश कर जाते हैं। और उस समय में अगर डायबिटिक कोमा हो गया या फिर 12 अंगुल अंत्र में सूजन हो गया, अगर वह तुरंत रिकवर नहीं हो पाया तो वह आपको जानलेवा भी हो सकता है। ये परेशानी डायबिटीज में होती है, जो कठिन दौर से गुजरते हैं वहां पर पहुंचने के बाद ऐसा होता है। इससे पहले की ही अवस्था में अगर आप सही ढंग से इलाज कराएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% आपकी बीमारी दफा हो जाएगी और आप डायबिटीज से मुक्ति पा जाएंगे। तो आइए, मैंने बताया इससे क्या क्या लक्षण है और मैं इसको बताता हूं कि इसका कारण क्या, सब इस बीमारी के होने के कारण पर भी ध्यान देना है। सबसे पहले तो यह आपके हेरिडिटी से भी आता है, आपके अगले पीढ़ी से भी स्थानांतरित होता है। अगर आपके पुरखों में यह बीमारी है, आपको यह बीमारी हो सकती है, पहला कारण। दूसरा कारण है स्नायु में चोट लगना, स्नायु क्षतिग्रस्त होना। ये सब कारण हैं। और भी कारण हैं, किसी बीमारी में आप बहुत दिनों तक बीमार रहे हैं और उस रोग की कठिनता के दौर से आप उस रोग में गुजरे हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है, बहुमूत्र हो सकता है। उदर में कोई घातक रोग, ट्यूमर हो गया या
जो भी परेशानी पेट में हो गई उससे भी ये बीमारी हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो गई उससे भी बीमारी हो सकती है। छठे स्नायु का लकवा अगर हो गया तो भी ये बीमारी हो सकती है। ये सब कारण है प्रमुख रूप से रोगोत्पत्ति के, माना जाता है मुख्य रूप से। पूर्णतः इस पर रिसर्च अभी चल ही रहा है, आगे बताया जाएगा कि किस तरह से रिसर्च में आता है। लेकिन अभी तक जहां तक हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ये वास्तविकता यही है, इस रोग का प्रमुख कारण स्नायु की गड़बड़ी ही मानी जाती है और इसी कारण से डायबिटीज होता है। ये इसके प्रमुख कारण है। आपको लक्षण मैंने बता दिया है क्यों होता है। अब आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या सब परहेज करें, कैसे कैसे खाना खाएं, कैसे कैसे व्यायाम करें। कुछ काम है जिसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होता है इसके बचाव के लिए, इस रोग में आपको लंबी आयु तक जीने के लिए और इस रोग को ठीक होने के लिए आपको मुख्य रूप से व्यायाम करना, घूमना, शरीर को मर्दन करवाना, ये सब इस बीमारी में जरूरी होता है। क्या होता है, शरीर पर अगर आप मालिश कराते हैं, मर्दन कराते हैं, तो जितना भी सेल है शरीर का, अर्टरियां हैं, वो सूखती रहती है। मुंह सूखता है तो वो अर्टरी भी सूखती है, भोजन नहीं मिल पाता है तो वो सेल को भोजन नहीं पहुंचा पाता है तो वो सूखने लगती है, वो स्वयं शिथिल हो जाती है। तो वो मालिश से क्या होता है, जो उसमें जो ब्लड का दौरा होता है तो वो कहीं न कहीं उस ब्लड को उसमें संचालित करने में मदद करता है। जब वो मदद करता है तो सेल को किसी न किसी तरह खाना पहुंच जाता है तो सेल काम करना शुरू कर देता है। तो आपकी ये बीमारी उससे घटेगी। आप अगर घूमेंगे, रनिंग करेंगे तो रनिंग ऐसा करें ताकि आपके शरीर से कुछ न कुछ पसीना बाहर निकल जाए, ताकि जो अर्टरी जो सूखती है उसको नमी मिल जाए, उसको सूखने का मौका नहीं मिले, ताकि उससे जो ब्लड का प्रवाह होता है वो सटीक जगह पर उस नमी के माध्यम से वो ब्लड पहुंचा दे, क्योंकि वो क्रिया तो हर समय चलती रहती है। तो उस परिस्थिति में आपको शरीर से पसीना निकालना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। चहलकदमी बढ़ा दें, तेजी से चलें, तो आपको इसमें राहत मिलेगी, आप बहुत फायदा होगा। और मैं बताता हूं मुख्य रूप से इसमें भोजन क्या सब करना चाहिए, किस चीज का परहेज करना चाहिए। तो परहेज में आपको बताता हूं, स्टार्ची फूड मुख्य रूप से इसमें परहेज करें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो उससे भी परहेज करें, क्योंकि यह अनिवार्य है। जैसे आपको हो गया चावल, आलू, आटा, मैदा, इस टाइप का जो वस्तु है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो उसको परहेज करें। आप इस भोजन में ले सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो घी, मक्खन, पनीर, ताजी सब्जी, देशी कुम्हरा, लौकी, सेम, गुलर, मानकंद, बैगन, मूली, मटर, छिमी इत्यादि आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत उत्तम है। आम खा सकते हैं फलों में। जामुन जानते हैं, इस बीमारी की एक दवा जो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी जामुन से निर्मित है। यह जामुन जो क्रिया है, जामुन जो है, फल जो है, आपके चयापचय की क्रिया को व्यवस्थित कर ब्लड से शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है और चयापचय क्रिया को व्यवस्थित करता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को व्यवस्थित करता है। यह बहुत ही उत्तम फल है डायबिटीज रोगी वालों के लिए। इसका सेवन जितना दिन मिले आप इसे जूस निकाल कर सेवन करें, इसको डायरेक्ट खा लें, इसके बीज को सुखा के रख लें, उसको चूर्ण के रूप में प्रयोग करें, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जामुन सबसे बेहतरीन फल है जो इस रोग में आपको अच्छा फायदा देता है।
आगे बताओ तो हूँ आगे क्या लेना है। इस तरह से आम, जामुन, नाशपाती, महताबी नींबू इत्यादि आपको फायदा देंगे। और एक बात ध्यान रखना है, अगर आपका कंठ सूखता हो, बार बार प्यास नहीं मरती हो, बार बार प्यास लगती हो, बार बार पेशाब होता हो, तो उस समय में आप नींबू पानी का शिकंजी बना के हल्का सा नमक डाल के पी सकते हैं। वो आपको प्यास से राहत देगा और आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी उससे, और शरीर में आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा। वो आपको संतुष्टि देगी, आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। उसको जरूर लेना चाहिए। इस सब, अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहार में भी हल्का मांस, अंडा, मछली भी ले सकते हैं, केकड़ा का शोरबा ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। ये तो घी तो आ गया इसमें शाकाहारी में, तो ये सब आप भी हल्की मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भोजन इतना करें जो आराम से पच जाए, आराम से डाइजेस्ट हो जाए। कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है। आइए मैं बताता हूं इस रोग से मुक्ति के लिए आप इसे कैसे मुक्त होंगे। ये दवा जो कारगर है, हेम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है इस बीमारी के इलाज में। आप इसे जरूर सेवन करें और लाभ उठावें और कमेंट करें। आइए बताता हूं इसमें क्या क्या दवा मुख्य रूप से लेनी चाहिए। तो पहली दवा है आर्सेनिक, दूसरी दवा है आर्सेनिक ब्रोमाइड, तीसरी दवा है क्रियोजोल, चौथी दवा है एसिड फॉस, पांचवी दवा है सेप्लेंड्रा इंडिका, छठी दवा है सीजीजियम जेम्बोलिनम और अंतिम दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। ये मेरे द्वारा रिसर्च की हुई दवा है, सबसे उत्तम दवा है। इतना ही दवा से मैं रोगी को कैप्चर कर लेता हूं। फर्स्ट स्टेज में तो इससे ज्यादा दवा नहीं थी, मात्र 3 दवा देता हूं, बताता हूं आगे आपको। मात्र 3 दवा से इस रोग पर मैं नियंत्रण पा लेता हूं और 90% केस उसमें ठीक हो जाते हैं। कुछ केस ऐसे हैं जो सीरियस हैं, बहुत दिनों से हैं, बहुत दवा बहुत दिनों से ले रहे हैं, उनमें थोड़ा वक्त लगता है। उनको धीरे धीरे, शुगर तो 1 महीने में कंट्रोल कर देता हूं, लेकिन दवा लंबे समय तक मैं चलाता हूं, वो भी ठीक है। तो 3 दवा कौन कौन देता हूं इसके बारे में आपको जानकारी दूं। पहली दवा देता हूं यूरेनियम नाइट्रिकम, जो 6.6 में कम पावर में लेना है। उसे भी कम मिल जाए तो आप ले सकते हैं। उसको मात्र 2 बार देता हूं, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम में जीभ पर लेना है। और इसको ज्यादा दिन नहीं लेना है, 1 सप्ताह बहुत हो गया, उसके बाद उसे बंद कर दें। इसके बाद 2 दवा देता हूं इसमें फर्स्ट फेज में, जिसमें है सीजीजियम जेम्बोलिनम। इसको देता हूं 20 से 25 बूंद 3 बार पीने के लिए, सुबह, दोपहर और शाम। एक चीज ध्यान रखना है, इस दवा को सुबह खाली पेट अनिवार्य रूप से पिला देता हूं। तीसरी दवा है सेप्लेंड्रा इंडिका क्यू, मदर टिंचर ही ये भी। जिस तरह सीजीजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर क्यू है, उसी तरह ये भी मदर टिंचर सेप्लेंड्रा इंडिका क्यू है। इस 3 दवा से ही फर्स्ट फेज में जिसको शुगर होता है 90% केस में इसको क्योर कर देता है। आप भी इसे लें, आप भी क्योर होंगे। अगर आपकी प्रारंभिक अवस्था है तो आप इसे लेकर देखें और मुझे कमेंट करें। मैं विश्वास दिलाता हूं 1 महीने होते होते आप शुगर का टेस्ट कराने जाएं, आपको शुगर नहीं होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने इस पर रिसर्च किया है, मैंने रोगी को उपभोग करा के देखा है। तो आप ठीक होंगे। और बाकी दवा भी जो है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये जानकारी आपको बहुत फायदेमंद होगी।
तो यूरिनी नाट्यम का प्रमुख रूप से इसमें क्या क्या लक्षण है इसको बता देता हूँ। इसमें पेशाब अधिक होगा, चीनी युक्त होगा, बार बार होगा, भूख अधिक लगेगी, मुंह सूखेगा, प्यास अधिक लगेगी, फिर भी शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, शरीर में तापमान की कमी हो जाती है, पेट फूलेगा। इस परिस्थिति में जननेंद्रिय में फोड़ा फुंसी निकल आएगी, पेशाब के रास्ते में फोड़ा फुंसी आ जाएगी। तो उस परिस्थिति में यूरेनियम नाइट्रम बहुत अच्छी दवा है, लेकर देखें। दूसरी दवा बताया है मैंने सीजीजियम जेम्बोलिनम। यह जामुन के फल से तैयार होता है। यह शुगर की सबसे अच्छी दवा है। इससे बढ़ के शुगर की कोई दवा नहीं है। यह सबसे उत्तम दवा है बहुमूत्र रोग में, पेशाब में चीनी, प्यास, कमजोरी, पेशाब अधिक होना, बार बार होना, शरीर में फोड़ा फुंसी घाव होना, इसमें ये उपयोगी दवा है। तीसरी दवा है आर्सेनिक ब्रोमाइड। इसमें आपको चर्म रोग के साथ, अगर इस बीमारी उपदंश रोग युक्त है जिसमें चर्म रोग भी है, यह मुख्य रूप से एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक दवा है। इसलिए इस दवा को बहुमूत्र रोग में मैं उपयोग में लाता हूँ। जो केस एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक होते हैं, जिन्हें चर्म रोग का लक्षण होता है, उनमें मैं इसे अवश्य प्रयोग करता हूँ और अच्छा लाभ लेता हूँ। चौथी दवा है क्रियोजोल। यह बहुमूत्र रोग की अच्छी दवा है। अंतिम दवा इसमें एक और देता हूँ, लेकिन ये आपको उसके पेशाब ज़्यादा होते हैं और पसीना ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को देता हूँ। ये है एमोन एसेटिकम, 30 पोटेंसी में देता हूँ। ये 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार देता हूँ। और पसीना जितना लगेगा जैसे शरीर नहा गया, इतना पसीना हो रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पसीना होता है शुगर के रोगी को, जिसको पेशाब के साथ पसीना भी अधिक आता है। उस रोगी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है, लेकिन ये लक्षणानुसार ही देता हूँ। और वो मैंने जो 3 दवा बताया है वो फर्स्ट पेज में दे ही देता हूँ। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है, जो लंबी समय से इस रोग से परेशान है, तो उसमें 2 दवा जो मैं देता हूँ, सेप्लेंड्रा इंडिका और सीजीजियम जेम्बोलिनम, उसमें 2 दवा और मिला देता हूँ। चारों दवा को मिला के, जो लंबा समय से दवा ले रहे हैं उनको 4 दवा मिला के दे देता हूँ, जिसमें एक चिराता क्यू आता है और एक और दवा आता है सेप्लेंड्रा इंडिका क्यू, चिराता क्यू, जिम्नेमा सिल्वेस्टस क्यू और सीजीजियम जेम्बोलिनम क्यू। ये 4 दवा है। ये चारों दवा को मिला के भी दे देता हूँ, वो भी फायदा करता है। इस चारों दवा को भी मिला के ले सकते हैं। अगर आप लंबी समय से ग्रसित हैं इस रोग से, बहुत दिनों से दवा ले रहे हैं, ये 4 दवा लेने से क्या होगा, आपके भीतर की क्रिया को व्यवस्थित भी करेगा और भीतर से ऊर्जा भी प्रदान करेगा और आपके चयापचय क्रिया को नियंत्रित भी करेगा। इस दवा को लें और जो मैंने बताया है, जिसको मदर टिंचर में लेना है उसको मदर टिंचर में ही लें, और जो दवा मैंने बताया है जिस पोटेंसी में, उसको इसी पोटेंसी में लें। जैसे आर्सेनिक ब्रोमाइड भी मदर टिंचर में ही लें, क्रियोजोल 30 पोटेंसी में लें और एमोन एसेटिकम भी 30 पोटेंसी में लें। लेकिन जो मैं 3 दवा देता हूँ उसमें यूरेनियम नाइट्रम 6 पोटेंसी में ही लें। वो ज़्यादा पोटेंसी नहीं, उससे कम हो जाए तो और उत्तम है, ज़्यादा पोटेंसी में न लें। तो इस दवा को लें और इससे फायदा उठावें और अन्य लोगों को भी शेयर कर इस रोग से मुक्ति दिलाएं। तो आइए, मैं आपको अगले वीडियो के लिए आग्रह करूंगा, जरूर देखेंगे अगला वीडियो के लिए। धन्यवाद। सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, खुश रहें। धन्यवाद।